हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एंड आई एम योर टीचर इंजीनियर प्रवीण कुमार बागड़े। तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको एमपीपीएससी, एमपीएसआई, एमपी से में जितनी भी व्यापम की वनडे एग्जाम्स होती है सभी से रिलेटेड कंप्यूटर का बहुत ही महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का टॉपिक साइबर सिक्योरिटी आपके लिए लेकर आया हूं। तो आप मेरे वीडियो को पूरा देखें और अंतिम समय तक बने रहे। तो दोस्तों, आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक साइबर सिक्योरिटी पढ़ाने वाला हूं। तो कंपटीशन एग्जाम में साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड बहुत से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो मैं आज आपको बारी बारी से बताऊंगा। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों और स्टार्ट करते हैं आज की अपनी स्टडी। लेट्स स्टार्ट नाउ। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा साइबर सुरक्षा का परिचय। साइबर सुरक्षा को इंग्लिश में साइबर सिक्योरिटी कहा जाता है। दोस्तों, साइबर का मतलब ही होता है इंटरनेट से संबंधित। साइबर का मतलब होता है दोस्तों इंटरनेट से संबंधित, और सुरक्षा का मतलब होता है कि बचाव। तो इंटरनेट से संबंधित बचाव। तो दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि साइबर सिक्योरिटी जो होता है ये एक इंटरनेट या नेटवर्क से रिलेटेड टर्म है। और इंटरनेट जो होता है वो नेटवर्कों का नेटवर्क होता है, जिसे विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क या संजालों का संजाल कहा जाता है। इंटरनेट के पिता जो है विंटन जी सर्फ को कहा जाता है। और नेटवर्क जो होता है दोस्तों वो दो या दो से अधिक स्वतंत्र कंप्यूटरों का ऐसा समूह होता है जो आपस में डेटा का आदान प्रदान कर सकते हैं और किसी भी जानकारी को सूचना प्रवाह तंत्र में फैला सकते हैं। तो इसका मतलब यह है दोस्तों कि साइबर सुरक्षा जो है ये नेटवर्क और इंटरनेट से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। साइबर सिक्योरिटी का अर्थ ही होता है हमारे नेटवर्क को बाहरी अनाधिकृत एक्सेस से बचाना, यानी कि हमारे द्वारा तैयार किए गए इंटरनेट नेटवर्क को बाहरी लोगों से, जो कि हमारे नेटवर्क में घुसपैठ करते हैं, जानकारियों को चुराते हैं और उन्हें विकृत कर देते हैं, ऐसे लोगों से बचाना ही साइबर सिक्योरिटी कहलाता है। साइबर सिक्योरिटी इज आल्सो द ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस इन विच वी हैव स्टडी अबाउट द प्रोटेक्शन ऑफ आवर यूजफुल डेटा एंड फाइल्स एंड आल्सो सिक्योर आवर फिजिकल नेटवर्क। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के अनुसार साइबर सुरक्षा का अर्थ सूचना उपकरण, कंप्यूटर डिवाइस, कंप्यूटर संसाधन, संचार उपकरण और उनमें संग्रहित सूचना की अनाधिकृत पहुंच से बचाव, उपयोग, प्रकटीकरण, व्याधान, संशोधन व विनाश से संरक्षित करना है। इसको मैं अगर सिंपली वर्ड में बोलूं दोस्तों तो कंप्यूटर के द्वारा तैयार नेटवर्क और इंटरनेट में हमारी सूचना और डेटा और फिजिकल हार्डवेयर को हानिकारक लोगों से बचाना ही कंप्यूटर में साइबर सिक्योरिटी के अंतर्गत आता है। इसके बाद में मैं अब आपको साइबर स्पेस के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, साइबर स्पेस जो होता है ये इंटरनेट या नेटवर्क में जो विभिन्न कंप्यूटर जुड़े हुए होते हैं और जो सर्वर पर स्पेस होता है जहां पर हम अपनी फाइलों को ऑनलाइन स्टोर करके रख सकते हैं। जैसे कि हमने कोई फेसबुक पर अपना वीडियो या कोई पिक्चर अपलोड किया दोस्तों, तो वो जो हमारी फाइल्स होती है वो साइबर स्पेस में जाकर सुरक्षित रहती है। लेकिन अगर उस साइबर स्पेस पे ही अटैक हो जाए तो उसे बचाने के लिए हम साइबर सिक्योरिटी के कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं। तो दोस्तों, साइबर स्पेस जो होता है इसकी सुरक्षा के लिए भारत ने 2000 में एक अधिनियम लाया। उसके अलावा भारत में जो साइबर सुरक्षा नीति है ये 2013 में आई। कंपटीशन एग्जाम एमपीपीएससी में सीधे क्वेश्चन आ सकता है कि भारत में साइबर सुरक्षा की सुरक्षा नीति कब आई, तो 2013 में आई। इस फैक्ट को आपको याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों, इस नीति के अंतर्गत साइबर स्पेस जो है लोगों को सॉफ्टवेयर व सेवाओं के बीच एक लचीला वातावरण प्रदान करता है ताकि विश्व के नेटवर्कों से जुड़ने पर किसी व्यक्ति को कोई साइबर हानि ना हो सके। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब मैं आपको साइबर खतरे के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, साइबर खतरे का मतलब ही होता है इंटरनेट या नेटवर्क पर अगर हमारी फाइलें सुरक्षित नहीं है, मतलब कि वो डेंजर में है, साइबर खतरे में है। तो दोस्तों, अपराधियों और उनके उद्देश्यों के आधार पर साइबर खतरों को 4 भागों में विभाजित किया गया है: साइबर जासूसी, साइबर अपराध, साइबर आतंकवाद और साइबर युद्ध। तो साइबर जासूसी का मतलब होता है दोस्तों कि चुपके से किसी की जानकारी को चुराना या उसकी गतिविधियों पर नजर रखना। ये जो है किसी ट्रोजन हॉर्स वायरस के कारण या मैलिशियस सॉफ्टवेयर या मैलवेयर के द्वारा रखा जा सकता है। इसके अलावा साइबर अपराध जो होता है दोस्तों, ये साइबर में किसी को गाली बकना, किसी को धमकी देना या किसी को अश्लील मैसेज भेजना, ये साइबर अपराध के अंतर्गत आता है। और साइबर एक्ट के अंतर्गत विभिन्न धाराओं में इसके लिए दंड का प्रावधान है दोस्तों, आईपीसी के तहत, इंडियन पेनल कोड के तहत।
इसके बाद में साइबर आतंकवाद जो होता है दोस्तों, यह किसी देश या किसी संस्था के लोगों को सामूहिक रूप से डराने या उनके रिसोर्सेस को अधिग्रहित करने की एक दुर्गम प्रणाली होती है, जिसमें साइबर आतंकवाद कहा जाता है। इसके द्वारा किसी भी संगठन की साइट को हैक कर लिया जाता है और उसके कार्य प्रणाली को बाधित कर दिया जाता है। जैसे कोई पीएनबी की साइट को हैक कर ले तो पीएनबी की पूरी कार्य प्रणाली, पंजाब नेशनल बैंक की, ठप हो जाएगी। तो हम इसे कह सकते हैं कि यह एक प्रकार का साइबर आतंकवाद है, जिसमें कि मनमाफिक तरीके से लोगों को परेशान किया जाता है। इसके बाद में साइबर युद्ध जो होता है दोस्तों, यह काफ़ी हानिकारक और काफ़ी गंभीर परिणाम दे सकता है। अगर कोई फॉरेन कंट्री इंडिया के पूरे सिक्योरिटी सिस्टम को हैक कर ले तो इससे एक साइबर युद्ध वाली स्थिति बन जाएगी दोस्तों, और हमारे देश के साइबर एक्सपर्ट को उस समस्या का सॉल्यूशन जल्दी से जल्दी ढूंढना पड़ेगा। अगर आपने जीनियस मूवी देखा होगा तो उसमें देखा होगा कि पूरे सर्वर के डेटा को हैक कर लिया जाता है और बाद में जीनियस मूवी का जो हीरो होता है वो अपनी पेन ड्राइव लगाकर ऐसा वायरस छोड़ता है कि जो हैकर होता है वहां पर जाके वो वायरस जो है पूरी फाइल को डिस्ट्रॉय कर देता है। तो ये होता है दोस्तों जीनियस का काम। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में मैं अब आपको बताऊंगा दोस्तों साइबर अपराध या साइबर हमलों के बारे में। दोस्तों साइबर अपराध या साइबर हमले जो होते हैं दोस्तों साइबर अपराध या साइबर हमले जो होते हैं ये काफ़ी हानिकारक होते हैं और इनसे डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप जो है अपने कंप्यूटर में उचित प्रकार का फायरवॉल यूज़ कर सकते हैं और एंटीवायरस का यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ कुछ प्रिकॉशंस होती है जिन्हें हमें रखना होता है। समय समय पर हमें अपने कंप्यूटर को स्कैन करते रहना चाहिए ताकि जो भी वायरस है उससे दूर रहे, और कंप्यूटर में पायरेटेड सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब मैं आपको बताऊंगा साइबर हमले या साइबर अपराध के बारे में। तो दोस्तों साइबर हमला जो होता है वो किसी व्यक्ति या पूरे संगठन के द्वारा नियोजित की गई एक आपत्तिजनक गतिविधि होती है, जिसमें कि आपके कंप्यूटर तंत्र को या पूरे आपके सूचना प्रणाली को नष्ट करने के लिए लक्ष्य बनाया जाता है। और इन हमलों के संदर्भ में अगर हम गंभीरता से न ले तो यह एक साइबर आतंकवाद को जन्म देता है, जिसके कारण पूरे राष्ट्र में महत्वपूर्ण अवसंरचना का विनाश हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों साइबर अपराध एक प्रकार का गैर कानूनी कार्य होता है जो इंटरनेट व नेटवर्क की सहायता से किया जाता है, और मैंने आपको पहले ही बता दिया है। आप मेरे कंप्यूटर की प्लेलिस्ट में जाकर आप मेरे इंटरनेट के वीडियो को देख सकते हैं, जहां मैंने इंटरनेट के एप्लीकेशन और इंटरनेट में साइबर सिक्योरिटी भी पढ़ा दिया है। साइबर सिक्योरिटी या इंटरनेट सिक्योरिटी में साइबर अपराध एक गैर कानूनी कार्य होता है, और साइबर अपराध के अंतर्गत जो अटैकर, इंट्रूडर या जो थ्रेटर्स होते हैं वो लोग क्या करते हैं कि आपके कंप्यूटर तंत्र की कमजोर कड़ियों को पकड़ते हैं और आपके इनक्रिप्टेड डेटा को डिक्रिप्ट कर देते हैं, या आपकी फाइलों को डिलीट कर देते हैं, या फिर आपके कंप्यूटर को स्लो कर देते हैं और आपके कंप्यूटर पर पूरी तरह से निगरानी करते हैं, जासूसी करते हैं, आपके पासवर्ड को चुराते हैं। इस तरह की प्रॉब्लम्स आती है, जिससे दोस्तों बचने के लिए बहुत सारे आपके मार्केट में एंटीवायरस और फायरवॉल अवेलेबल है जिन्हें आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैं अब आपको फायरवॉल के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा। दोस्तों फायरवॉल एक प्रकार का कंप्यूटर प्रोटेक्शन टूल होता है जो कि हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। यह जो होता है फायरवॉल जो होता है यह हमारे कंप्यूटर में होने वाले अनधिकृत पहुंच या अनावश्यक रूप से जो लोग हमारे कंप्यूटर तंत्र को तोड़ने का प्रयास करते हैं उनसे बचाता है। अब मैं आपको बताऊंगा दोस्तों साइबर आतंकवाद के बारे में। दोस्तों आतंकवाद शब्द का नाम सुनते ही लोगों की रूहें कांप जाती है। हमारे देश में जम्मू कश्मीर में बहुत सारे आतंकवादी घुसपैठिए जो होते हैं जो हमारे देश में अटैक करते हैं, जिसे खत्म करने के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी 2014 से ऑपरेशन ऑल आउट चला रहे हैं, जिसके अंतर्गत देश में घुसने वाले घुसपैठियों को एक एक करके मारा जाता है। तो दोस्तों साइबर आतंकवाद भी कम खतरनाक नहीं है। यह हमारे देश के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तंत्र को पूरी तरह से खोखला कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हम डिस्कस कर रहे थे साइबर आतंकवाद के ऊपर। तो साइबर आतंकवाद एक बहुत ही जटिल समस्या है। इसके अंतर्गत जो साइबर क्राइम्स होते हैं वो किए जाते हैं, और जो साइबर क्रिमिनल होते हैं जो कि अटैकर होते हैं, इंट्रूडर होते हैं, जो थ्रेटर होते हैं, वह साइबर स्पेस में आतंकवादी गतिविधियों को परफॉर्म करते हैं, जिसके द्वारा वे लोग हमारे सरकार या लोगों को धमकाने की कोशिश करते हैं और बदले में अपनी फिरौती की भी मांग कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी बीच ही में एक रैनसमवेयर वायरस आया था जो कि 2016 में आया था। रैनसमवेयर वायरस जो था वो हमारे सिस्टमों के लिए बहुत ही खतरनाक था, और इस तरह से दोस्तों रैनसमवेयर वायरस जो है जिस भी कंप्यूटर में चला जाता था उस कंप्यूटर की जानकारियों को डिक्रिप्ट कर देता था, इनक्रिप्ट कर देता था, जिसकी वजह से जो
उस जानकारी का ऑनर था वह भी अपनी जानकारियों को पढ़ नहीं पाता था। यानी कि मतलब यह है दोस्तों कि अपना खुद का घर है, थोड़ी देर पड़ोस में गए तो किसी ने आके हमारे घर में ताला मार दिया और चाबी लेके भाग गया और बोला कि भैया चाबी चाहिए तो मेरे को 10,000 रुपए दे। तो इस तरह का रैंसमवेयर वायरस था जो कि फिरौती की मांग करता था। और दोस्तों एक ब्लू व्हेल गेम भी आया था 2016 में जो आत्महत्या के लिए प्रेरित करता था। इस तरह के बहुत सारे समय समय पर साइबर आतंकवाद के मामले आपको देखने मिलते हैं। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको साइबर हमलों से बचना है तो आपको फायरवॉल या उचित प्रकार का एंटीवायरस यूज करना पड़ेगा जो कि हमें साइबर आतंकवाद से बचा सके। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों साइबर युद्ध की। तो दोस्तों साइबर युद्ध जो होता है विशेष रूप से रणनीतिक या सैन्य युद्धों के बारे में आपने सुना होगा, लेकिन साइबर युद्ध भी होता है। यह कंप्यूटर टेक्नोलॉजी को इसमें हथियार के रूप में उपयोग किया जाता है। यह इंटरनेट के माध्यम से होता है। इसमें जो है एक देश की प्रणाली या एक देश का सिस्टम जो होता है दूसरे देश के महत्वपूर्ण एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम या वहाँ के नेटवर्क प्रणाली को क्षतिग्रस्त करने का प्रयास करता है और वहाँ की महत्वपूर्ण एडमिनिस्ट्रेशन वेबसाइट को हैक कर सकता है, वहाँ के बैंकिंग सिस्टम को हैक कर सकता है, वहाँ के एजुकेशन सिस्टम को हैक कर सकता है, वहाँ के ऑनलाइन टिकट रिजर्वेशन सिस्टम को हैक कर सकता है और उन्हें आर्थिक रूप से क्षति पहुँचा सकता है। तो इसे ही एक प्रकार का साइबर युद्ध कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों अब हम बात करेंगे साइबर जासूसी। जासूसी का मतलब होता है दोस्तों स्पाईवेयर। तो दोस्तों साइबर जासूसी जो होती है यह स्पाईवेयर के माध्यम से की जाती है। स्पाईवेयर काफ़ी हानिकारक होते हैं। स्पाईवेयर एक प्रकार के हानिकारक सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल होते ही आपके कंप्यूटर की सारी जानकारी को थर्ड पार्टी को भेजते हैं और फिर बाद में हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों साइबर जासूसी जो होती है वो एक प्रकार की गोपनीय जानकारियों तक अवैध पहुंच होती है जिसमें कि आमतौर पर किसी संगठन के द्वारा आयोजित की जाती है और जो बाद में जानकारी को एकत्रित करके हमें सार्वजनिक रूप से धमका सकता है या गलत प्रकार की बातों को अंजाम दे सकता है। इससे बचने के लिए हमें उचित प्रकार के एंटीवायरस और फायरवॉल का यूज करना चाहिए। साइबर जासूसी के उदाहरण में दोस्तों वर्ष 2014 में चीनी अधिकारियों के द्वारा व्यापार रहस्यों को चुराने के लिए प्रमुख अमेरिकी कंपनियों की हैकिंग की गई थी। दोस्तों 2014 का साल जो था उस साल चाइना वालों ने अमेरिका की व्यापार कंपनियों को हैक कर लिया था। यह एक प्रकार का साइबर युद्ध था दोस्तों। यानी कि जब एक देश की कोई संस्था दूसरे देश की संस्था को नेटवर्क के माध्यम से नुकसान पहुंचाती है तो इसे साइबर युद्ध कहा जाता है। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों साइबर स्पेस का महत्व। तो साइबर स्पेस जो होता है दोस्तों मैंने आपको बता दिया है कि इंटरनेट या नेटवर्क पर जो स्पेस होता है जिसमें कि लोगों की जानकारी और डेटा को ऑनलाइन रिकॉर्ड करके रखा जाता है उसे ही साइबर स्पेस कहा जाता है। और उस डेटा की सुरक्षा करने का दायित्व जो होता है वो नेटवर्क एजेंसियों का होता है। लेकिन कई बार जो होते हैं अटैकर इस पर अटैक करके हानिकारक नुकसान पहुंचा सकते हैं तो उसकी सुरक्षा का उत्तरदायित्व ही साइबर सिक्योरिटी के अंतर्गत आता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो दोस्तों साइबर युद्ध जो होता है वो एक देश की संस्था जब दूसरे देश की संस्था को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है तो उसे साइबर युद्ध कहा जाता है। इसके बाद में मैं अब आपको साइबर स्पेस की रक्षा की चुनौतियों के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों साइबर स्पेस की जो रक्षा होती है उसके निपटने के लिए हमें बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है क्योंकि साइबर स्पेस पे जो हमला करते हैं वो लोग साइबर अटैकर होते हैं जो कि साइबर हमलों का कार्य करते हैं और स्पष्ट अपराधकर्ता की पहचान करना भी इसमें काफ़ी मुश्किल कार्य होता है। इसके अलावा हमलावर को ढूंढना भी मुश्किल कार्य होता है और यह भी सोचना मुश्किल हो जाता है कि हमला कहीं और से तो नहीं हुआ है। इसके अलावा दोस्तों किसी भी प्रकार की भौगोलिक बाधाओं से मुक्त होने के कारण साइबर युद्ध जो होता है काफ़ी हानिकारक होता है और यह कहीं भी हमला करने के लिए सक्षम बनाता है क्योंकि अगर हमें चाइना में साइबर अटैक करना है तो हमें चाइना जाने की जरूरत नहीं है, हम दिल्ली में बैठे बैठे साइबर अटैक कर सकते हैं। इसीलिए यह हमला जो होता है काफ़ी ज़्यादा घातक होता है। इसके अलावा दोस्तों अब हम बात करेंगे इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता। तो दोस्तों साइबर स्पेस की समस्या से पूरा विश्व जूझ रहा है और साइबर स्पेस की राष्ट्रीय हित के दृष्टिकोण से सभी राष्ट्रों को मिलकर एक साथ कार्य करना पड़ेगा ताकि हम भविष्य में होने वाली ऐसी घटनाओं को रोक सके। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके अलावा तेजी से हो रहे टेक्नोलॉजी के विकास के कारण भी साइबर अटैक जो है काफ़ी ज़्यादा इजीली हो गया है और इससे बचने के लिए हमें अच्छे से अच्छा नेटवर्क सिस्टम और इंटरनेट प्रणाली को अपनाना होगा और साथ ही साथ अच्छी क्वालिटी का फायरवॉल भी यूज़ करना होगा। इसके बाद में दोस्तों मैं अब आपको साइबर सुरक्षा में इन्वॉल्व्ड मानवीय तत्व के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों साइबर सुरक्षा में जो मानवीय तत्व होते हैं वो साइबर हमलों को
अंजाम देते हैं। बांग्लादेश में वर्ष 2016 में $950 मिलियन की साइबर सेंधमारी के द्वारा सीधे साधे बैंकर्स ने हैकरों को स्विफ्ट कोड सौंप दिए, जिसके कारण बैंकों का पैसा जो है चोरी हो गया। एक प्रकार की ये भी हानिकारक मानवीय तत्व है दोस्तों। इसके बाद में मैं अब आपको साइबर सुरक्षा नीति 2013 के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों, भारत में जो साइबर सुरक्षा नीति थी वो 2013 में आई थी, और जो साइबर सुरक्षा अधिनियम था वो सन 2000 में आया था। ये कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों। इसके बाद में मैं राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति के बारे में आपको बताऊंगा। तो राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान है। देश की महत्वपूर्ण अवसंरचनाओं की रक्षा हेतु 24 घंटों 7 दिनों के लिए राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना संरक्षण केंद्र की स्थापना करना चाहिए, और इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन को सुरक्षित माहौल में करना चाहिए, और विश्वास और भरोसा कायम करना और साइबर जगत की सुरक्षा के लिए हितधारकों को मार्गदर्शन देना भी शामिल है दोस्तों। इसके अलावा देश में सभी स्तरों पर साइबर सुरक्षा के मुद्दों से निपटने के लिए व्यापक और सहयोगात्मक और सामूहिक कार्रवाई के लिए रूपरेखा तैयार की गई है, और इस नीति का विजन और मिशन नागरिकों, व्यवसायियों और सरकारों के लिए साइबर जगत को सुरक्षित और लचीला बनाना है। इसके बाद में दोस्तों अब हम बात करेंगे साइबर सुरक्षा से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है साइबर सुरक्षा अधिनियम। दोस्तों, कंपटीशन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि साइबर सुरक्षा का सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम कब आया। तो ये 2000 में आया दोस्तों। तो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 कंप्यूटर प्रणालियों, कंप्यूटर नेटवर्क और उनके डेटा के प्रयोग को नियंत्रित करना है। यह अधिनियम इलेक्ट्रॉनिक प्रमाणीकरण, डिजिटल हस्ताक्षर, साइबर अपराध, नेटवर्क सेवा प्रदाताओं के दायित्व के निर्धारण के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक अनुबंधों तथा समझौतों को वैधानिक पहचान प्रदान करता है। इसके बाद में मैं अब आपको कुछ साइबर अधिनियम 2000 के प्रमुख उपधाराओं के बारे में पढ़ाऊंगा। तो दोस्तों, पहली उपधारा होती है 66A। 66A जो होती है दोस्तों, यह संसूचन सेवा आदि द्वारा आक्रामक संदेश को भेजने के लिए दंड का प्रावधान होता है। जैसे किसी व्यक्ति को आप धमकी भरा संदेश भेजते हैं तो उसमें आपको धारा 66A के अंतर्गत दंड का प्रावधान है। इसके बाद में 66B के अंतर्गत अगर कोई आप कंप्यूटर या संचार युक्ति को बेईमानी से प्राप्त कर लेते हैं या चुरा लेते हैं कोई लैपटॉप को, तो उसके लिए 66B की धारा लगती है दोस्तों। इसके बाद में 66C की बात करें तो पहचान चोरी के लिए दंड है। यानी कि अगर आपने किसी का मोबाइल चोरा और उसी की ईमेल आईडी से दूसरे लोगों को गंदे मैसेज कर रहे हैं, गलत मैसेज कर रहे हैं, धमकी भरे मैसेज कर रहे हैं, तो धारा 66C के अंतर्गत आपको पहचान चोरी का दंड हो सकता है, या किसी की फेसबुक आईडी चलाने पर भी धारा 66C के तहत दंड हो सकता है। इसके बाद में 66D के अंतर्गत दोस्तों कंप्यूटर संसाधन का उपयोग करके प्रतिरूपण द्वारा छल करने के लिए भी दंड हो सकता है। यानी कि किसी की फेक आईडी बनाकर आप अगर उसे चलाते हैं तो उसे आपको 66D के तहत दंड हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों अब हम बात करेंगे 66E के अंतर्गत। तो यह एकांतता के अतिक्रमण के लिए दंड है। अगर आप किसी की प्राइवेसी को भंग करते हैं तो वह भी एकांतता के अतिक्रमण का दंड आपको मिल सकता है 66E के अंतर्गत। इसके अलावा 66F के अंतर्गत साइबर आतंकवाद के लिए दंड है। और 67A जो है दोस्तों, ये कामुकता व्यक्त करने वाले कार्य यानी कि अश्लील सामग्री के इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रकाशन के लिए आपको धारा 67A के तहत दंड हो सकता है। इसके अलावा 67B के अंतर्गत दोस्तों कामुकता व्यक्त करने वाले कार्यों में बालकों को चित्रित करने वाली सामग्री के इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रकाशन के लिए दंड है। यानी कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी के अंतर्गत जो दंड है वो 66B के अंतर्गत डिक्लेयर किया गया है दोस्तों IPC के तहत। इसके अलावा दोस्तों 66B के अंतर्गत मध्यवर्तियों द्वारा सूचना का परिरक्षण और प्रतिधारण भी शामिल है। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों साइबर सुरक्षा केंद्र, समन्वय केंद्र। तो दोस्तों कंपटीशन एग्जाम में सीधे आ सकता है कि भारत में राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वय केंद्र को शॉर्ट में क्या कहते हैं। तो इसका पूरा नाम नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन सेंटर होता है। इसे शॉर्ट में NCCC कहा जाता है दोस्तों। यह भारत की साइबर स्पेस खुफिया एजेंसी है जो सुरक्षा तथा इलेक्ट्रॉनिक की निगरानी का संचालन करेगी। इसके माध्यम से हम संचार से संबंधित मेटा डेटा की जांच कर सकते हैं, और IT मंत्रालय के अधीन काम करने वाला यह निकाय देश की साइबर सुरक्षा को सुदृढ़ बनाएगा। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम यानी कि CERTN इनके अंतर्गत। तो इस संगठन का गठन भारत में साइबर हमले को विफल बनाने हेतु किया गया है। इसे साइबर सुरक्षा के लिए उत्तरदायी राष्ट्रीय एजेंसी के रूप में कार्य करने के लिए IT संशोधन अधिनियम 2000 के अंतर्गत अध्यादेशित किया गया है। इसका उद्देश्य भारतीय समुदाय को कंप्यूटर अटैकों से बचाना है।
इसके अलावा दोस्तों इसका कार्यक्षेत्र जो है ये भारतीय साइबर समुदाय है। इसके अलावा हम बात करेंगे दोस्तों भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र और साइबर योद्धा पुलिस बल यानी कि साइबर सेल वालों के बारे में। तो दोस्तों I4C यानी कि IIIIC यानी कि इंडियन भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र और साइबर योद्धा पुलिस बल यानी कि साइबर सेल वालों की बात चल रही है। दोस्तों अगर आपका मोबाइल घूम जाता है तो आप रिपोर्ट लिखाइए, रिपोर्ट की कॉपी लेके एसपी ऑफिस जाइए और सीधे साइबर सेल वालों को बोलिए, आपका मोबाइल मिल जाएगा। तो साइबर सेल हमारे देश के लिए बहुत ही सहायक संगठन है। यह जो है साइबर अपराधों, बाल अश्लीलता यानी कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी, ऑनलाइन स्टॉकिंग यानी कि ऑनलाइन पीछा करना, किसी लड़की को परेशान करना, अश्लील मैसेज भेजना इत्यादि अपराधों से निपटने के लिए नवनिर्मित साइबर और सूचना विभाग गृह मंत्रालय के अधीन स्थापित किया गया है। अगर कोई व्यक्ति आपको गलत मैसेज करके परेशान कर रहा है तो आप उसकी शिकायत साइबर सेल में कर सकते हैं, या नए नंबर से कॉल कर रहा है, मैसेज कर रहा है, गंदे वीडियो भेज रहा है तो आप उसकी भी शिकायत साइबर सेल में कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों साइबर सुरक्षा कवच के बारे में मैं आपको बताऊंगा। साइबर स्वच्छता केंद्र CSK दोस्तों इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी के मंत्रालय ने सिस्टम को प्रभावित करने वाले मालवेयर और बॉटनेट के विश्लेषण के लिए साइबर स्वच्छता केंद्र यानी कि बॉटनेट क्लीनिंग मतलब कि आपका जो नेटवर्क है उसके नाव को सुरक्षित करना, एक प्रकार का मालवेयर विश्लेषण केंद्र का शुभारंभ किया है। यह डिजिटल इंडिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। क्या है? साइबर सुरक्षा कवच डिजिटल इंडिया का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह मालवेयर से लोगों को जागरूक करने का काम करता है। इसके बाद में मैं एम कवच बताऊंगा दोस्तों। एम कवच जो होता है ये मोबाइल का कवच होता है। ये स्मार्टफोन और टैबलेट के लिए विशेष एंटीवायरस उपकरण होता है। इसके बाद में USB प्रतिरोध जो होता है दोस्तों, यह एक प्रकार का USB रक्षक होता है जो USB मेमोरी कार्ड और बाहरी डिस्क की स्कैनिंग करने में सहायता करता है। यह एक प्रकार का सुरक्षात्मक टूल होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब मैं आपको ऐप संविद के बारे में बताऊंगा। यह डेस्कटॉप के लिए व्हाइट लिस्ट उपकरण होता है। इसके बाद में ब्राउजर JS कार्ड जो होता है दोस्तों, ये वेब को ब्राउज करते समय दुर्भावनापूर्ण जावास्क्रिप्ट और HTML फाइलों को अवरुद्ध करने में सहायता करता है। इसके बाद में मैं अब आपको बताऊंगा दोस्तों मालवेयर के बारे में। मालवेयर शब्द की उत्पत्ति मैलिशियस सॉफ्टवेयर से हुई है, जिसका अर्थ होता है कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाने वाले सॉफ्टवेयर यानी कि दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर। ये जो सॉफ्टवेयर होते हैं ये कंप्यूटर में घुसकर कंप्यूटर की गोपनीय जानकारियों को चुराते हैं और किसी व्यक्ति की पर्सनल जानकारियों को चुरा करके उसकी सिक्योरिटी को लूज कर देते हैं और बाद में उसके सिस्टम को नुकसान पहुंचाते हैं और उसकी फाइलों को अस्त व्यस्त और पायरेटेड कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके बाद में मैं आपको बताऊंगा मालवेयर की कार्यविधि। तो मालवेयर जो होता है दोस्तों, जब हम किसी इन्फेक्टेड पेन ड्राइव को या फिर कोई अनजान ईमेल को डाउनलोड करते हैं तो ये जो मालवेयर होते हैं ये हमारे कंप्यूटर में आ जाते हैं और बॉटनेट का निर्माण करते हैं, यानी एक प्रकार से हमारे कंप्यूटर में हानिकारक पदार्थों को जमा करने लगते हैं, जिससे कि हमारा कंप्यूटर जो है वो हैंग होने लगता है, बार बार कंप्यूटर कार्य करते करते बंद हो जाता है, इस तरह की समस्याएं आने लगती है। तो ये मालवेयर के कारण होता है। मालवेयर कंप्यूटर के लिए हानिकारक प्रोग्राम होते हैं और एक बार अगर ये कंप्यूटर के हानिकारक प्रोग्रामों को जोड़कर बॉटनेट का निर्माण कर लेते हैं तो हमारा सर्वर जो है वो ठप हो जाता है। इसे ही DOS हमला भी कहा जाता है, जिसे डेंजर ऑफ डिनायल ऑफ सर्विस भी कहा जाता है। बॉटनेट के आकार के आधार पर मालवेयर एक समय में कई डिनायल ऑफ सर्विस के हमले कर सकता है और कई कंप्यूटरों को ठप कर सकता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब मैं आपको वायरस के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों वायरस जो होता है, वायरस का पूरा नाम जो है कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। वायरस का पूरा नाम वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडरसीज कोड होता है। यह एक प्रकार का ऐसा हानिकारक प्रोग्राम होता है जो हमारे कंप्यूटर की सूचनाओं को लॉक कर देता है और ओनर खुद अपनी कंप्यूटर की फाइलों को खोल नहीं पाता है। वायरस के आने से हमारा कंप्यूटर धीमा चलता है, चलते चलते बंद हो जाता है, कई फाइलें ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाती है और बहुत सारी समस्याएं देखने को मिलती है। दोस्तों भारत में खोजा गया पहला वायरस हैप्पी बर्थडे जोशी था और MS-DOS पर खोजा गया पहला वायरस सीब्रेन था, जिसे पाकिस्तान के दो भाइयों ने 30 जनवरी 1986 को अमजद और वासित ने बनाया था। और इसके अलावा दोस्तों वायरस का अध्ययन जो है वो वायरोलॉजी शाखा के अंतर्गत किया जाता है। और भी बहुत सारे वायरस है, जैसे माइकल एंजेलो वायरस जो कि माइकल एंजेलो के बर्थडे के दिन फैलता है। इस तरह के बहुत सारे वायरस होते हैं। आई लव यू भी एक वायरस होता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको वर्म के बारे में बताऊंगा। वर्म जो होता है दोस्तों, यह भी एक प्रकार का मैलिशियस सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाता है। वर्म की
सबसे बड़ी विशेषता ये होती है दोस्तों, जब हम कोई ईमेल अटैचमेंट को डाउनलोड करते हैं तो उसके साथ में हमारे कंप्यूटर में वार्म आ जाता है। वार्म की विशेषता ये होती है कि ये अपनी कॉपियाँ इतनी बनाता है, इतनी फोटोकॉपी करता है अपनी, कि आपके कंप्यूटर का पूरा स्पेस भर जाता है और आपके कंप्यूटर की गति बिल्कुल स्लो हो जाती है, मरियल बेल की तरह। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों ट्रोजन हॉर्स की। ट्रोजन हॉर्स जो होते हैं दोस्तों, यह अपने आप नहीं फैलते हैं, बल्कि यह किसी सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने में उसके साथ में संलग्न होकर आते हैं, और ये आपको लगता है कि आपके काम के हैं, लेकिन बाद में ये अपना रंग दिखाते हैं और आपके कंप्यूटर की महत्वपूर्ण फाइलों को संक्रमित कर देते हैं, और बाद में ये बहुत ही हानिकारक होते हैं। इसके बाद में मैं अब आपको स्पाईवेयर के बारे में बताऊंगा दोस्तों। स्पाई कैमरे का नाम आपने सुना होगा, जैसे कि कपड़े चेंजिंग रूम में अगर कोई गुप्त कैमरा लगा होता है तो उसे एक प्रकार का स्पाई कैमरा कहा जाता है, और बहुत सारे न्यूज़ चैनल वाले भी स्पाई कैमरा लेके जाते हैं। तो दोस्तों स्पाई कैमरा एक प्रकार का जासूसी करने वाला कैमरा होता है। ठीक उसी प्रकार से स्पाईवेयर जो होते हैं, ये कंप्यूटर में ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो जासूसी करते हैं और यूज़र की गतिविधियों को ट्रैक करते हैं और उसकी जानकारी किसी थर्ड पार्टी को देते हैं, और फिर उससे आपके कंप्यूटर सिस्टम की सुरक्षा पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके बाद में मैं अब आपको एडवेयर के बारे में बताऊंगा। एडवेयर जो होता है दोस्तों, ये अगर आप कोई फ्री सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करते हैं तो आपको बहुत सारे गंदे गंदे एडवर्टीजमेंट और अच्छे अच्छे एडवर्टीजमेंट भी दिखाई देते हैं, जो कि आपके इंटरनेट को एक्सेस करने की जो आपकी रुचि होती है उसको धीमा कर देते हैं, जिसके कारण आपको कई बार बोरियत महसूस होने लगती है। तो ये एडवेयर जो होते हैं दोस्तों, यह कई बार लाभदायक होते हैं, कई बार हानिकारक होते हैं। ये आपको इंटरनेट को एक्सेस करने की रुचि को धीमा कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके बाद में मैं आपको रेंसमवेयर के बारे में बताऊंगा। रेंसमवेयर एक प्रकार का वायरस होता है जो 2016 में आया था। इसने काफ़ी हाहाकार मचाया था। यह एक ऐसा वायरस होता है जैसे कि जो फिरौती मांगता है, आपके कंप्यूटर की सभी फाइलों को लॉक कर देता है और उसे अनलॉक करने के लिए आपसे पैसों की मांग की जाती है, और एक सामान्य व्यक्ति उतने पैसे अफोर्ड नहीं कर सकता है। इसे उदाहरण के तौर पर समझे तो आप अगर अपने पड़ोस में गए तो कोई ने आपके घर में ताला लगा दिया और बोला कि चाबी चाहिए तो 10,000 रुपये दो। तो इस तरह की जो घटनाएं होती है दोस्तों, यह रेंसमवेयर वायरस के द्वारा की जाती है। रेंसमवेयर वायरस काफ़ी हानिकारक होता है, कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब मैं आपको साइबर अटैक के बारे में बताऊंगा। साइबर अटैक जो होता है, यह एक प्रकार का इंटरनेट पर आपकी फाइलों पर किया जाने वाला अटैक होता है, जिसमें आपकी फाइलें सुरक्षित नहीं होती है। इससे बचने के लिए आपको उचित प्रकार का फायरवॉल और गेटवे का यूज़ करना चाहिए। इसके बाद में मैं बताऊंगा आपको साइबर अटैक के प्रकार। तो दोस्तों साइबर अटैक जो होते हैं, इसमें होता है मालवेयर। मालवेयर जो होता है, ये कंप्यूटर में अटैक करने वाले हानिकारक सॉफ्टवेयर कोड होते हैं, जिन्हें कि हम मेलिशियस प्रोग्राम भी कहते हैं। फिशिंग जो होती है दोस्तों, इंटरनेट पर जालसाजी करना या धोखाधड़ी करना, या गलती से आपके क्रेडिट कार्ड की जानकारी, आपके बैंक पासबुक नंबर, आधार कार्ड नंबर इत्यादि को प्राप्त करके, आपके OTP को प्राप्त करके आपके अकाउंट के पैसे को हड़पना, ये एक प्रकार का फिशिंग कहलाता है। फिशिंग का मतलब ही होता है दोस्तों मछली पकड़ना। मछली को पकड़ने के लिए जब हम चारा डालते हैं, मछली को लगता है आज तो मेरा पार्टी हो गई, और जैसे ही वो खाती है तो गले में उसके कांटा अटक जाता है। ठीक उसी प्रकार से दोस्तों फिशिंग के अंतर्गत आपको कॉल आ सकते हैं कि सर आपको 10 करोड़ की लॉटरी लगी है, आप अपना अकाउंट नंबर, आधार कार्ड और OTP दे, आपके खाते में पैसे ट्रांसफर किए जाना है। तो इस तरह के जब आपको अवांछित कॉल आए दोस्तों, तो उन्हें इग्नोर करें, और इसकी जानकारी जो है आप जो है शिकायत भी कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों मेड इन द मिडिल अटैक। तो मेड इन द मिडिल अटैक जो होता है दोस्तों, यह भी एक प्रकार का साइबर अटैक होता है, जो भी काफ़ी खतरनाक होता है। इसके बाद में मैं आपको डिनायल ऑफ सर्विस अटैक के बारे में बताऊंगा। डिनायल ऑफ सर्विस अटैक जो होता है, ये कई सर्वरों को ठप कर देता है, जिससे पूरा सर्वर डाउन हो जाता है और पूरी वेबसाइट हैक हो जाती है। इसमें दोस्तों डिनायल ऑफ सर्विस से बचने के लिए जो है सर्वर सिस्टम को उचित सुरक्षा की जरूरत पड़ती है। इसके बाद में SQL इंजेक्शन जो होता है दोस्तों, यह भी एक प्रकार का साइबर अटैक होता है। जीरो डे एक्सप्लॉइट, ये भी एक प्रकार का साइबर अटैक होता है, और DNS ट्यूनेलिंग भी एक प्रकार का साइबर अटैक होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब मैं आपको हैकिंग के बारे में बताऊंगा। हैकिंग करना मतलब, हैकिंग शब्द जो है दोस्तों, ये हैकर शब्द से बना है। हैकर का मतलब होता है कंप्यूटर विशेषज्ञ। प्राचीन काल में हैकरों को कंप्यूटर विशेषज्ञ कहा जाता था, जो कंप्यूटर की छोटी मोटी समस्याओं को सॉल्व कर देते थे। लेकिन दोस्तों भारत में वर्तमान समय में कंप्यूटर हैकर जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। कुछ जो होते हैं वो अच्छे हैकर होते हैं, और कुछ जो होते हैं वो हानिकारक हैकर होते हैं। तो दोस्तों हैकिंग एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें कोई व्यक्ति जो होता है आपके इजाज़त के बिना आपके कंप्यूटरों के रिसोर्सेज को सेंध लगाकर एक्सेस कर सकता है, और उसका गैरकानूनी रूप से नकारात्मक कार्यों के लिए उपयोग कर सकता है। हैकिंग जो होती है साइबर अपराधियों के द्वारा की जाती है। तो भारत में पाए जाने वाले 3 प्रकार के हैकर होते हैं, जिनके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है कि व्हाइट हैट हैकर क्या होते हैं। तो व्हाइट हैट हैकर जो होते हैं दोस्तों, ये अच्छे काम करने के लिए जाने जाते हैं, इसलिए तो इन्हें बोला जाता है सफ़ेद टोपी वाले हैकर। तो दोस्तों ये अच्छे काम करते हैं और इन्हें सरकार के द्वारा
रखा जाता है और ये इथिकल हैकर के रूप में भी जाने जाते हैं। तो दोस्तों इथिकल हैकिंग का कोर्स आपने सुना होगा। इथिकल हैकिंग के अंतर्गत जैसे कि इंडियन आर्मी के लिए काम करना या फिर कोई सुरक्षा एजेंसी के लिए काम करना या पुलिस के लिए काम करना, जो कि इंटरनेट पर किसी का कॉल टैप कर सकते हैं या किसी मतलब सीआईडी वालों के जो हैकर होते हैं जो कि किसी केस को सुलझाने के लिए हैकिंग करते हैं, तो ये इथिकल हैकर के अंतर्गत आते हैं। इन्हें व्हाइट हैट हैकर भी कहा जाता है। इसके बाद में जो ब्लैक हैट हैकर होते हैं दोस्तों, इनका गवर्नमेंट से कोई लेना देना नहीं होता। ये मनमौजी लोग होते हैं और किसी को भी नुकसान पहुंचाते रहते हैं। व्हाइट हैट हैकर जो होते हैं इन्हें क्रैकर के नाम से भी जाना जाता है। ये ब्रोकर होते हैं एक प्रकार के। ये अपनी दक्षता का गलत इस्तेमाल करते हैं और किसी की निजी जानकारी को चुरा करके उनसे अकाउंट को हैक करते हैं, उनसे पैसा मांगते हैं, उनसे फिरौती मांगते हैं और लोगों को परेशान करते हैं। ये काली टोपी वाले हैकर होते हैं, एक प्रकार के गुंडे लोग होते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब मैं आपको ग्रे हैट हैकर के बारे में बताऊंगा। तो ये ग्रे हैट हैकर जो होते हैं ये होते तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन इनमें बुरे गुण भी पाए जाते हैं। इस प्रकार के हैकर में ब्लैक और व्हाइट दोनों के गुण होते हैं, यानी कि ये कभी कभी अच्छा काम करते हैं और कभी कभी मजबूरी में गैर कानूनी भी काम करने में लग जाते हैं। तो ये ग्रे हैट हैकर कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब मैं आपको फिशिंग के बारे में बताऊंगा। तो फिशिंग का मतलब ही होता है दोस्तों मछली पकड़ना। तो हिंदी में इसे नेटवर्क के टर्म में ऑनलाइन जालसाजी की संज्ञा दी गई है। जब कोई व्यक्ति आपकी जानकारियों को धीरे धीरे करके ले लेता है और आपके क्रेडिट कार्ड की जानकारी, ऑनलाइन शॉपिंग की जानकारी, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड नंबर और फिर आपके अकाउंट के पैसों को वह अनाधिकृत रूप से निकाल लेता है या आपके पैसों को ट्रांसफर कर लेता है अपने खाते में, तो इसे फिशिंग कहा जाता है। तो अपनी गुप्त जानकारी किसी को भी ना दे दोस्तों। इसके तहत जो है आपकी निजी जानकारियां आती है जो कि अनावश्यक रूप से आपके द्वारा गलती से ले ली जाती है धोखाधड़ी करके। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब मैं आपको रैनसमवेयर के बारे में बताऊंगा। रैनसमवेयर के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि यह एक प्रकार का रैनसमवेयर जो होता है ऐसा अटैक होता है जिसमें कि आपके कंप्यूटर की रैनसमवेयर अटैक एक प्रकार का ऐसा अटैक होता है जिसमें आपके कंप्यूटर की महत्वपूर्ण जानकारियों को इंक्रिप्ट कर दिया जाता है और बदले में आपको फिरौती मांगी जाती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब मैं आपको पेगासस स्पाईवेयर के बारे में बताऊंगा। तो पेगासस स्पाईवेयर जो होता है दोस्तों, इसे इजराइल की साइबर सिक्योरिटी कंपनी ने बनाया है। पेगासस जो है ये आपकी गोपनीय व व्यक्तिगत जानकारियों को नुकसान पहुंचाता है। यह एक प्रकार का सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो आपके मोबाइल को भी नुकसान पहुंचा सकता है। इस तरह की जासूसी के लिए पेगासस ऑपरेटर एक खास लिंक उपयोगकर्ताओं के पास भेजता है जिस पर क्लिक करते ही यह स्पाईवेयर आपके कंप्यूटर पर जो है हावी हो जाता है। तो दोस्तों इजराइल की जो राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी है जिसका नाम है मोसाद, ये विश्व की सबसे बोलना चाहिए विश्व की सबसे शक्तिशाली सुरक्षा एजेंसी या खुफिया एजेंसी के नाम से जानी जाती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसके बाद में मैं अब आपको साइबर सुरक्षा के उपाय के बारे में बताऊंगा। तो साइबर सुरक्षा के जो उपाय होते हैं, आप जो है अपने कंप्यूटर के लिए अपडेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करना चाहिए और साथ ही साथ अवांछित जो मेल होते हैं उन्हें नहीं खोलना चाहिए। अनजान लोगों के मेलों को डिलीट कर देना चाहिए बिना खोले। इसके अलावा दोस्तों आपको पायरेटेड सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल नहीं करना चाहिए। अपने कंप्यूटर या मोबाइल को समय समय पर अपडेट करते रहना चाहिए और आपको अपनी महत्वपूर्ण जानकारी जैसे कि पासवर्ड और मोबाइल का या कंप्यूटर का पासवर्ड किसी को नहीं देना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों आपको अपनी गोपनीय जानकारियां भी नहीं देना चाहिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, साइबर अपराध से निपटने के लिए भारत में किए जाने वाले महत्वपूर्ण प्रयासों के बारे में बात करेंगे। तो भारत में साइबर अपराध से निपटने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम पारित किया गया जो सन 2000 में आया। इसके अंतर्गत जो है किए जाने वाले विभिन्न साइबर अपराधों के लिए 2 साल या उससे अधिक का दंड का प्रावधान है और जुर्माने का भी प्रावधान है और उम्र कैद भी हो सकती है। तो दोस्तों भारत सरकार के द्वारा जो साइबर सुरक्षा नीति लाई गई वो 2013 में लाई गई और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम जो है वो 2000 में लाया गया था। इसके अलावा दोस्तों भारत सरकार के द्वारा कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम की स्थापना की गई जो कंप्यूटर सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय स्तर की मॉडल एजेंसी है। इसके अलावा दोस्तों कंप्यूटर में भारत सूचना साझा करने के लिए साइबर सुरक्षा के संदर्भ में सर्वोत्तम कार्यप्रणाली अपनाने के लिए भारत जो है ब्रिटेन, अमेरिका और चीन जैसे देशों के साथ समन्वय कर रहा है, यानी मिलकर काम कर रहा है। और अंतर एजेंसी समन्वय के लिए भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर I4C की स्थापना की गई है। तो इस तरह से दोस्तों ये मेरा साइबर स्पेस वाला साइबर सिक्योरिटी का वीडियो कंप्लीट हुआ। मैं था आपका टीचर इंजीनियर प्रवीण कुमार बागड़े। आपको मेरे वीडियोस कैसे लग रहे हैं कमेंट करके जरूर बताएं। इसके बाद में मिलेंगे दोस्तों हम आपके लिए एक नया खास और धांसू वीडियो लेकर। तब तक के लिए खुदा हाफिज, टाटा, बाय बाय, नमस्कार दोस्तों।